गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद शिव में। और जैसा कि हम एक क्रम से चल रहे थे, हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स को एक साथ लेकर चल रहे थे। उसी में आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब सिविक्स का चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था फेडरलिज्म। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए फेडरलिज्म, क्योंकि यहाँ से आपके लॉन्ग आंसर जरूर बनते हैं। तो इस चैप्टर को हम बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी तक इसमें क्या पढ़ लिया एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट जान लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा, इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया तो मैंने कहा सबसे पहले आपको जानना होता है कि आखिर ये फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है। ठीक है, डिफिनीशन। तो मैंने कहा फेडरलिज्म का मतलब सिंपल सी बात है कि जब हमने पावर्स को, मतलब पावर है और पावर को 3 लेवल पे मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। मतलब पावर को मैंने जब गवर्नमेंट्स के लेवल्स में हम डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका फेडरलिज्म कहलाता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म में लिखा हुआ है it is a system of government in which power is divided into different levels of government। मतलब जो पावर है वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में क्या होती है, डिवाइड कर दी जाती है। जैसा मैंने बताया 3 लेवल हैं आपके। पहला लेवल जो होता है वो होता है आपका सेंट्रल लेवल, दूसरे लेवल की बात करेंगे आपका स्टेट लेवल, और तीसरे लेवल की आपकी बात करेंगे लोकल लेवल। देखिए तीनों आपने पढ़ा। मैंने कहा फेडरलिज्म की अपोजिट जो गवर्नमेंट होगी वो होगी यूनिटरी गवर्नमेंट। मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट में जो पावर होती है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। मतलब ओनली सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव ऑल पावर्स दैट नोन एज यूनिटरी गवर्नमेंट। ये कंप्लीट हुआ। तो हमने आपको फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बताया। मैंने कहा अगर किसी भी देश में फेडरलिज्म है तो वहां पर ये 6 फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला मैंने बताया कि उस देश में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसके बाद मैंने बताया कि वहां पर ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, मतलब सेंट्रल में अलग और स्टेट में अलग। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बड़ा माना जाएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, वहां की न्यायपालिका जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, आजाद होगी, मतलब किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और मैंने कहा बाइकामेरल लेजिस्लेचर होगा, मतलब वहां का जो संसद होगा वो 2 पार्ट में बटा होगा, जैसे हमारे यहाँ है राज्यसभा और लोकसभा। तो ये हो गए फीचर्स आपके। और आगे बढ़े, जब मैंने फीचर्स आपको कंप्लीट कराया उसके बाद यहां से जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका टाइप्स ऑफ फेडरेशन। मैंने कहा 2 टाइप होते हैं फेडरेशन के, इसको तो एकदम रट लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। ठीक है, मैंने कहा टाइप्स ऑफ फेडरेशंस की अगर बात करते हैं तो भारत नहीं, आपके फेडरेशंस के 2 टाइप देखने को मिलते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। मतलब कमिंग का मतलब है कि कई, देखिए मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट और अ कंट्री। मतलब कई सारे अलग अलग ऐसे स्टेट्स थे, ये सब एक साथ मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ा यूनिट या एक बड़ी कंट्री बनाते हैं कमिंग टुगेदर में। और जो होल्डिंग टुगेदर होता है उसमें लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। मतलब एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसके हाथ में पूरी पावर है, और यहां पर जो है वो छोटे छोटे स्टेट हैं। मैंने कहा अब ये गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, जो सेंटर में है गवर्नमेंट वो पावर्स को क्या करेगी, इन स्टेट्स में डिवाइड करेगी, मतलब अपनी पावर्स को इन छोटे छोटे स्टेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वो क्या कहलाती है, होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट। अब अगर ये सब पहले अलग अलग थे, मतलब कमिंग टुगेदर में सब अलग अलग थे और फिर एक साथ मिलकर एक कंट्री बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबके पास अपनी इक्वल पावर होगी। तो वही ऑल स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। और फिर मैंने कहा अगर होल्डिंग टुगेदर मतलब पावर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर स्टेट्स गवर्नमेंट को दी है, तो इसका मतलब है सभी को बराबर पावर नहीं दी जाएगी, अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स होता है होल्डिंग टुगेदर में। ये ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि किस फेडरेशन में पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल तरीके से होता है, मतलब बराबर से ना होकर अलग अलग पावर अलग अलग स्टेट्स को दी जाती है। तो किसमें होगा, होल्डिंग टुगेदर में होगा। फिर मैंने कहा पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल के पास जितनी पावर होती है उतनी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, पर यहां पर वैसा नहीं होता है। फिर अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो मैंने कहा 3 कंट्रीज आपको दिमाग में रखनी है, यही से पूछ लिया जाता है, बस इसके बाहर कोई कंट्री नहीं आती है। यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो तीनों कंट्री हैं ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल है। यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा केवल इससे याद रखना है यूएसए, तो यूएसए तो है, ये है, तो यू से यूएसए, एस से स्विट्जरलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और अगर होल्डिंग टुगेदर की बात करते हैं तो इसमें भी इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। ठीक है,
तो ये दिमाग में आपको रखना है, इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। अब और आगे बढ़े तो मैंने टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने बताया कि क्या ऐसी चीज है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो मैंने कहा फेडरल कंट्री बनाने के लिए हम पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, ये आपने पढ़ा। मैंने कहा कि पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ऑफ लेजिस्लेटरी पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि अलग अलग गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर होगी। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आपकी एक लिस्ट आती है जिसका नाम है यूनियन लिस्ट। वो इसमें क्या होता है कि जो भी लॉज हैं, जो भी कानून हैं, वो सब किसके द्वारा बनाए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाएंगे। किसमें? जैसे डिफेंस में अगर कोई कानून बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और डिफेंस किसके अंतर्गत आ रहा है? तो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आ रहा है। तो डिफेंस हो गई, बैंकिंग हो गई, करेंसी। याद है आपको मोदी जी ने ही करेंसी का क्या किया था? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो मोदी जी ने ही करेंसी को बंद करने का ऐलान किया था, और कोई नहीं कर सकता। योगी जी आकर आपके करेंसी को बंद नहीं कर सकते हैं, केवल मोदी जी ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिलोंग कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसमें जो भी लॉज, जो भी चेंजेस, जो भी पॉलिसीज लानी है, इन सब में वो सब कौन डिसाइड करता है? तो वो सब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ज्यूरिडिक्शंस, मतलब जो आपके विदेशी क्षेत्राधिकार है, इन सब के बारे में जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। और ये सब किस में है? तो ये सब आपके यूनियन लिस्ट में है। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो मतलब अब जो लॉज बनाएगी वो कौन बनाएगी? आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट किन किन पर लॉज बना सकती है? तो पुलिस पर बना सकती है, ट्रेड पर बना सकती है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और फिशरीज, इन पर जो भी लॉज बन रहे हैं वो सब आपके स्टेट लिस्ट में आएंगे। और किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों मिलकर लॉज बनते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें कुछ परसेंटेज होता है और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ परसेंटेज होता है। दोनों मिलकर जब जिस चीज पर लॉज बनाते हैं वो आपके किस लिस्ट में आता है? तो वो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मैंने कहा अगर एजुकेशन पे लॉ बन रहा है तो आपको पता है 51% एजुकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है और 49% लगभग जो खर्च करती है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। तो दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, एजुकेशन पे, फॉरेस्ट पे, ट्रेड पे, मैरिज पे, एडॉप्शन पे और क्रिमिनल लॉ। इन सब को आपको याद करना है कि कौन सी लिस्ट के अंतर्गत कौन कौन है। इनको एक बढ़िया अच्छे से एक जगह पर लिख लीजिए कि यूनियन लिस्ट के अंतर्गत इतने डिपार्टमेंट आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत इतने चीजें आती हैं और कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत इतनी चीजें आती हैं। फिर मैंने कहा एक और लिस्ट थी जो आपको नाम याद दिलाओ, रेसिड्यूरी। ठीक है, मैंने कहा अगर रेसिड्यूरी लिस्ट की बात करते हैं तो एक और लिस्ट आती है जिसे हम रेसिड्यूरी लिस्ट के नाम से जानते हैं, और जो इसमें से छूट गया जैसे स्पेस, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब किस लिस्ट में आता है? आपका रेसिड्यूरी लिस्ट में आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ का। और आगे बढ़ेंगे तो मैंने देखिए पूरी लिस्ट आपको बताई, फिर मैंने कुछ नोट पॉइंट बताए, यहां से याद रखिएगा, यहां से पूछ लिया जाता है आपसे। मैंने कहा सम स्टेट इन इंडिया हैव स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371। तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 371 है। अब आर्टिकल 371 में क्या लिखा है कि सो दैट लैंड राइट्स एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल विल बी प्रोटेक्टेड, मतलब जो क्षेत्र के अधिकार हैं, जो जमीनी अधिकार हैं और जो वहां के कल्चर को प्रोटेक्ट करने वाले अधिकार हैं, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जितने भी आपके जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड, मिजोरम, और इसमें यहां पर हम ना अदर पीपुल कैन नॉट बाय लैंड और हाउस इन दिस स्टेट, मतलब यूपी वाले जाकर अरुणाचल प्रदेश में अगर जमीन खरीदना चाहें तो जमीन खरीद नहीं सकते हैं। तो ये लॉज बना है, ये कानून बना है और 21 आर्टिकल के अंतर्गत लिखा है। तो आर्टिकल 371 में लिखा है। अब द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्पेशल पावर इन द यूनियन टेरिटरीज। अब आप बच गई आपकी यूटी, यूटी का मतलब आपकी बच गई 8 यूनियन टेरिटरीज। तो यहां पर किसकी पावर होगी? तो यहां पर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, इतना तो आपने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके आगे की बात करेंगे, मतलब हम कैसे देखेंगे कि कैसे हमारे देश में फेडरलिज्म देखा गया। ठीक, ऐसा क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से इंसिडेंट हुए जिसके कारण हमारे देश में फेडरलिज्म जैसी घटना देखने को मिली। तो इसी को जब स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है हमारा देश कब आजाद हुआ। तो अभी आप देख रहे हैं हमारा देश अब कल ही 15 अगस्त भी है। ठीक है, तो 1947 में हमारा जो देश है वो आजाद हो रहा है। ठीक है, 1947 से 2024 तक हम देखेंगे तो नए नए स्टेट्स बने हैं। कैसे बने हैं? कुछ स्टेट्स कल्चर के आधार पर बनते हैं और कुछ स्टेट आपके लैंग्वेज के आधार पर बनते हैं।
ठीक, तो ये दिमाग में रखिएगा, कल्चर और लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है। उसी में जो लैंग्वेज के आधार पर बनते हैं उन्हें हम लिंग्विस्टिक स्टेट के नाम से जानते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के नाम से जानते हैं। मैंने कहा स्टेट कौन सी, स्टेट विच डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज फॉर यूनिटी, मतलब हमारे में यूनिटी बनी रहे, एंड इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, मतलब वहां पर जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनको भी अच्छे से चलाया जा सके, जिस कारण हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड कर देते हैं। अब लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड होने वाला जो पहला स्टेट था वो था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछा जाता है, विच स्टेट डिवाइडेड बाय द लैंग्वेज इन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो सबसे पहली बार जो लैंग्वेज के आधार पर जो आपका स्टेट डिवाइड होता है वो कौन सा है, आपका आंध्र प्रदेश। और कब डिवाइड होता है, तो अक्टूबर 1953। एक बार फिर से देखते हैं मैंने क्या बताया। मैंने कहा कैसे आपको ये फेडरलिज्म देखने को मिलेगा, तो फेडरलिज्म देखने के लिए मैंने आपको एक पॉलिसी बताई, एक लिंग्विस्टिक स्टेट नाम की चीज। मैंने कहा लिंग्विस्टिक स्टेट में क्या होता है कि ऐसे स्टेट्स भारत के जिनको लैंग्वेज या भाषा के आधार पर अलग किया जाता है वो सब आपके लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्टेट, या भाषा के आधार पर अलग किया गया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि यूनिटी बन सके उनके बीच में, क्योंकि अलग अलग भाषा वाले रहेंगे, अलग अलग हमेशा लड़ते रहेंगे, और प्रशासनिक सेवाएं भी अच्छे से चल सके, मतलब वहां की जितनी भी सेवाएं सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो सब बेहतर तरीके से चल सके, इसीलिए हम लिंग्विस्टिक स्टेट बनाते हैं। और भारत में जो सबसे पहला लैंग्वेज भाषा के आधार पर अलग होने वाला जो सबसे पहला देश है और सॉरी स्टेट है वो है आपका आंध्र प्रदेश। और कब हुआ था, तो अक्टूबर 1953, अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषा या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड होने वाला पहला स्टेट था। उसके बाद दूसरा पॉइंट, सम स्टेट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे भी स्टेट है जिन्हें कल्चर, एथनिसिटी, जियोग्राफिकल के एग्जाम्पल के आधार पर डिवाइड किया जाता है, जैसे हमारा नागालैंड, उत्तराखंड। आपको यूपी से पता है, यूपी से उत्तराखंड को जब अलग किया गया था तो केवल इसी कल्चर के आधार पर, कल्चर और वहां के जियोग्राफिकल जो एरिया है उसके आधार पर यूपी को उत्तराखंड से अलग किया गया था, झारखंड बिहार से अलग किया गया था। तो कुछ स्टेट, मैंने कहा ना कि कैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म कैसे है, फेडरलिज्म इस प्रकार है कि हम पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के आधार पर। हमने कहा पावर, अगर पावर एक ही स्टेट में रहेगी तो लोगों, सभी लोगों को क्या है, पावर का फायदा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमने कहा कि जो ऐसे लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर स्टेट्स को क्या करेंगे, भारत में डिवाइड कर देंगे। भारत में लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड होने वाला पहला स्टेट आपका आंध्र प्रदेश अक्टूबर 1953 में। उसके बाद कल्चर के आधार पर आपका नागालैंड, उत्तराखंड और ये झारखंड जैसे एरिया जो हैं वो सब आपके किसके आधार पर हैं, तो वो सब आपके कल्चर के आधार पर डिवाइड होते हैं। फिर एक लिंग्विस्टिक पॉलिसी आई, लैंग्वेज की पॉलिसी। अब पॉलिसी के कारण एक इंसिडेंट हुआ था, तमिलनाडु इंसिडेंट, अभी इसको देखेंगे। पहले थोड़ा सा लिंग्विस्टिक पॉलिसी को पढ़ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या है। अब लिंग्विस्टिक पॉलिसी जब भारत के द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई तो कहा गया कि भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बता दें कि भारत में नेशनल का मतलब कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई भी आपकी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। दैट मीन्स भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि आप जाएंगे तो जहां देखेंगे कि हर जगह अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे आप श्रीलंका में जाएंगे तो आप देखते हैं लैंग्वेज भी अलग है, रिलीजन भी अलग है। इसी तरह आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो लैंग्वेज भी अलग है, रिलीजन भी अलग है। पर भारत में कोई लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की लैंग्वेज के लोग पाए जाते थे। इसीलिए भारत में कहा गया कि कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं रखी जाएगी, कि राष्ट्रीय भाषा का मतलब है कि पूरे देश में केवल वही भाषा चलेगी, पूरे देश के लोगों को वो भाषा तो जरूर आनी चाहिए। तो इसीलिए कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं रखी गई। पर आपको प्रशासनिक काम करने हैं, आपको ऑफिशियल वर्कर्स करने हैं, तो ऑफिशियल वर्क के लिए रखा गया कि हमारे यहाँ 2 ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक, नो आपकी नेशनल लैंग्वेज, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। और मैंने कहा दूसरी की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश। ऑफिस में अगर आपको यूज करना है तो हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों लैंग्वेज में यूज ही करना पड़ेगा। देखिए आप कहीं भी बाहर जाएं तो या तो आपको फॉर्म ऑफिशियल वाले हिंदी में मिलेंगे या तो इंग्लिश में मिलेंगे, अपनी लोकल लैंग्वेज में भी मिल सकते हैं, बट उससे आप हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑफिशियल। ये सब मैं बता रहा हूं क्या, ये सब आपकी लिंग्विस्टिक पॉलिसी है, मतलब एक लिंग्विस्टिक करके
मतलब लैंग्वेज के पॉलिसी आई थी उसमें क्या क्या लिखा गया, तो पहला लिखा गया कि कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी। दूसरा लिखा गया कि देश में केवल 2 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश। फिर मैंने कहा अगर देश में बात करते हैं तो हिंदी कितने % लोग बोलते हैं, तो अगर हिंदी की बात करते हैं तो देश में लगभग लिखा है इसमें 40%, मैं आपको क्लियर डाटा बता दूं तो लगभग 43.63% लोग जो हैं वो देश में हिंदी स्पीकर्स हैं। मतलब देश में लगभग 43.63 लोग हैं जो हिंदी की भाषा का उपयोग करते हैं और बाकी जो बची भाषा वो 21 लैंग्वेज यूज की जाती है। तो इस तरह समझ में आया कि हिंदी प्लस 21 लैंग्वेज तो कितनी हो गई, तो भारत में जो कुल ऑफिशियल लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो 22। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि भारत में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, भारत में कितनी आधिकारिक भाषा हैं, तो भारत में 22 आधिकारिक भाषा है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी इसको भी आपको नहीं जानना है तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए, इतना केवल जानिए कि 22 हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 343 टू 351। मतलब आर्टिकल 343 343 टू 351 में हमारे यहां लैंग्वेज कितनी है इसका उल्लेख किया गया है या इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक पॉलिसी में मैंने क्या बताया, एक बार फिर से मैं पूरा रिवाइज कर दे रहा हूं। मैंने कहा कि कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, 2 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, एक हिंदी होगी दूसरी इंग्लिश होगी। उसके बाद मैंने कहा अगर बात करते हैं कि इंडिया में, तो इंडिया में लगभग 43.63% लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं और बाकी बचे लोग 21 अदर लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। तो भारत में टोटल कितनी लैंग्वेज हो गई, तो भारत में 22 आपकी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। और कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में लिखी हुई है, तो 343 टू 351 आर्टिकल्स में इन भाषाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो ये हो गई आपकी क्या लिंग्विस्टिक पॉलिसी। और आगे बढ़ेंगे तो अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे गवर्नमेंट के बारे में। चलिए, एक इंसिडेंट होता है जिसको हम कहते हैं तमिलनाडु इंसिडेंट, इसी में आपका लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसको भी समझ लेते हैं कि क्या हुआ था तमिलनाडु में जिसके कारण ये इंसिडेंट आपको पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली हुआ क्या, समय था आपका 1965 का। In 1965, the use of English was discontinued for the official purpose in तमिलनाडु। तमिलनाडु इंसिडेंट इसीलिए जाना जाता है कि तमिलनाडु में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं किया जाएगा। 1965 में ऐसी एक पॉलिसी आती है। अब भैया हिंदी इंग्लिश तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और आप तमिलनाडु में है, ठीक है आप तमिल बोलते हैं पर आपको इंग्लिश तो यूज ही करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इंग्लिश जो यूज करते थे, तो नॉन हिंदी स्पीकिंग, जिनको हिंदी नहीं आती थी और जिनको तमिल नहीं आती थी, वो पीपुल क्या किए, अपोज करने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे गवर्नमेंट के सामने कि इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। पहले क्या किया गवर्नमेंट ने, इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज या ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर जो लोग हिंदी स्पीकर्स थे या फिर जो लोग तमिल स्पीकर्स थे उन्होंने इंग्लिश तमिल को छोड़ दिया, क्योंकि तमिल तो सब साथी थे। तो जो लोग ऐसे स्पीकर्स थे हिंदी या इंग्लिश स्पीकर्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, धरना दिया गवर्नमेंट के सामने कि भैया हमारी लैंग्वेज इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी में एज अ रिजल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री कर गई। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एग्री कर जाती है कि कंटिन्यू हम इंग्लिश की लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करेंगे। तो इतना आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, पहला मैंने तमिलनाडु इंसिडेंट से आपको 2-3 चीजें दिमाग में रखनी है। पहला कब हो रहा है, तो तमिलनाडु इंसिडेंट हो रहा है 1965 में। किस कारण हो रहा है, तो इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हटा दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो डिसकंटिन्यू कर गया तो जो हिंदी स्पीकर्स थे वो क्या करने लगे, हिंदी और इंग्लिश स्पीकर्स वो प्रोटेस्ट करने लगे कि भैया जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इंग्लिश ही ऑफिशियल होनी चाहिए। और इसके रिजल्ट में हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी बात को मानती है और इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बना देती है। ठीक है, तो ये पूरा तमिलनाडु इंसिडेंट था। और आगे बढ़ेंगे तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के नाम से जानते हैं कि स्टेट और सेंट्रल में कैसे रिलेशन बनता है। अब अगर स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन की बात करते हैं तो उससे पहले एक वर्ड पढ़ लेते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। गठबंधन मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि गठबंधन का मतलब है कि इसमें एक नहीं एक से अधिक पार्टी बनती हैं। मतलब 1 2 3 4 5 जितनी भी पार्टीज, ये सब पार्टी जब मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती हैं,
मैंने कहा अगर सपा मिल जाए, कांग्रेस मिल जाए, आम आदमी पार्टी मिल जाए और ये सब मिलकर इलेक्शन लड़े बीजेपी के खिलाफ, तो जो एक पार्टी बनेगी उसे गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को कहा जाएगा कोलिशन गवर्नमेंट। तो पूछा जाता है आपसे कभी कि व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट, तो व्हेन मेनी पार्टीज टुगेदर फॉर्म अ सिंगल पार्टी, जब अलग अलग पार्टी मिलकर एक सिंगल पार्टी बनाती है और सिंगल पार्टी बनाकर अपनी गवर्नमेंट बनाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो उससे पहले आपको यह जानना था। अब आते हैं हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर। देखिए ये लिखा हुआ है, लिखा है आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली वन पार्टी रूल एट द सेंट्रल एंड द स्टेट। जब हम आजाद हुए तो केवल एक ही पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह रूल कर रही थी। पर इन 90, ये 1990 नहीं है, ये इन 1990, यहां पर होगा 1990, ठीक है, तो याद रखिएगा। इन 1990 द कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड बिकॉज नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा। अब पहले लगातार जो नेशनल कांग्रेस थी वो एक लगातार आपकी मेजॉरिटी से जीत रही थी, क्योंकि लोगों का विश्वास कांग्रेस पर हो गया था, क्योंकि कांग्रेस ने लोगों को आजाद कराया था। अब जब कांग्रेस पार्टी लगातार 40 सालों से रूल करते हुए आ रही थी, तो लोगों को लगा कि नहीं, अब गवर्नमेंट को बदलना चाहिए। तो कई सारी पार्टीज मिलकर क्या हुई, एक साथ आकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। कब, 1990 में, 1990 में, और लोकसभा के चुनाव में मेजॉरिटी से वोट पाती हैं। फिर सो मेनी पार्टी टुगेदर फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो भारत में जो गवर्नमेंट बनेगी वो अब कोलिशन गवर्नमेंट बन गई। देन रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बिकम बेटर। अब मैंने कहा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलेशन हुआ, जिसके कारण वो और अच्छा होने लगा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो अब देखिए, जैसे पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों में एक ही सरकार थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार होती है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू को नहीं समझती है। जैसे हम बार बार कहते हैं मोदी जी बेरोजगारी, मोदी जी बेरोजगारी है, हमारे यहाँ देश में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही, क्योंकि है तो हमारी ही गवर्नमेंट, जो हम कहेंगे वैसा ही करेगी, वो जो हम पॉलिसीज लाएंगे वही पॉलिसी लाएगी। पर अगर सेंट्रल और स्टेट इन दोनों में गवर्नमेंट बदल जाए तो क्या होगा कि मजबूरीवश स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए अच्छा काम करना चाहेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रोक नहीं पाएगी उसे। तो इसीलिए और उनके जो रिलेशन होंगे वो और अच्छे हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन बढ़ता है जब कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है। ठीक, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, आपका एकदम लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है, मैंने कहा पावर जो है अगर वो किसी एक के हाथ में है, पावर जो है वो किसी एक के हाथ में है, तो वो पावर कहीं ना कहीं खतरनाक होगी। केवल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या कहा कि पावर को एक नहीं कई हाथों में बांट दिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, हिंदी में कहते हैं। मतलब एक उसका सेंटर ऑफ पावर एक ना होकर कई सारे सेंटर ऑफ पावर्स बन जाएंगे, तो वही क्या कहलाता है, आपका डिसेंट्रलाइजेशन यहां पर। ठीक है, फिर क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ले ली जाती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट बिकॉज द लोकल गवर्नमेंट हैड बेटर अंडरस्टैंडिंग टू लोकल एरिया, इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब मैंने कहा पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर किसको दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, और फिर पावर को स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है। और जब पावर लोकल गवर्नमेंट को इसलिए दी गई क्योंकि जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है वो वहां के लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानती है। अब जैसे आप जिस गांव में रहते हैं तो वहां प्रधान क्यों चुना जाएगा, आप जिस शहर में लेते हैं वहां पर सभासद क्यों चुना जाएगा, क्यों, क्योंकि वो आपकी परेशानियों को वहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी बैठे हैं उनसे बेहतर तरीके से जानता है। तो अब इसीलिए लोकल गवर्नमेंट को बनाया गया। तो यही तरीका क्या कहलाया, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाया। सिंपल सी भाषा में एक बात करेंगे कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट से पावर को लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। क्यों, क्योंकि लोकल एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट बना रहा है उसको लोकल लोगों के बारे में ज्यादा, उनकी परेशानियों के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होगा। यही क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसकी डिफिनेशन भी आपसे पूछी जाती है, तो ये भी आप आईएमपी लगा लीजिए, वेरी वेरी आईएमपी, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है आपने समझा, एक बार फिर से मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन समझा रहा हूं। मैंने कहा जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाए। क्यों? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट लोकल एरियाज को और बेहतर तरीके से जानता है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग है वो उसकी, इसी को क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब ये कब किया गया? तो मेजर स्टेप्स टेकन टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992, जब हमारी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है उसके बाद ही 1990 में आपने देखा, 1990 में आपकी कोलिशन गवर्नमेंट बनी और 1992 में ये डिसेंट्रलाइजेशन का डिसीजन ले लिया गया कि भैया अब पावर को हम स्टेट को ही ना देकर लोकल गवर्नमेंट को भी हम पावर देंगे। तो कब लिया गया? तो 1992 में लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन एट लोकल एरियाज। मैंने कहा अब पहले होता था कि रेगुलर इलेक्शन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए होते थे, अब रेगुलर इलेक्शंस अलाउ कर दिए गए हर 5 साल में। आप देखिएगा आपके यहां भी प्रधान बदलता है, ग्राम पंचायत सदस्य बदलते हैं, 5 साल में हमारे यहाँ शहर में रहे तो सभासद बदलता है। तो इसीलिए ये जो सबसे पहले जो डिसेंट्रलाइजेशन का फॉर्मूला आया, उस डिसेंट्रलाइजेशन में कब आया? तो 1992 में। वो किया क्या गया कि अब लोकल गवर्नमेंट के यहाँ भी रेगुलर इलेक्शंस होंगे। रेगुलर का मतलब है हर 5 साल में इलेक्शन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेट इलेक्शंस कमीशन हैज बीन क्रिएटेड टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। मैंने आपको बताया था, चाहे याद हो आपके दिमाग में, मैंने कहा सबसे ऊपर की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट को 2 पार्ट में बांटा गया, एक म्युनिसिपैलिटी और दूसरी होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी जो होती है वो आपके शहरी इलाकों में मतलब अर्बन एरियाज में होती है, ग्राम पंचायत आपके रूरल मतलब ग्रामीण इलाकों में होती है। तो अब जब इलेक्शंस इनको जब लोकल गवर्नमेंट के लगातार 1992 के बाद हमने कहा कि रेगुलर इलेक्शन होंगे, और जब रेगुलर इलेक्शन होंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्शंस को कराने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो अब इलेक्शन कमीशन ही कहां का? स्टेट का इलेक्शन कमीशन बनेगा जो रेगुलर इलेक्शन कराएगा। कहां पर? म्युनिसिपैलिटीज और ग्राम पंचायत में। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एंड 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन एट लोकल लेवल्स। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि लोकल लेवल में और कहीं पर नहीं। वैसे अभी भी लोकसभा में हो गया था, ठीक है, लोकसभा में भी ये हो गया है कि 1/3 सीट्स मतलब 33% जो सीट्स होंगी वो महिलाओं के रिजर्व की जाएंगी। पर इससे पहले यह भी कहा कि जो रिजर्व की जाएंगी बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स को रिजर्व किया जाएगा, जो आपने पूना पैक्ट में पढ़ा था। अब इससे पहले आपको याद होगा आपका 1932 में एक पैक्ट हुआ था गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच, जहां पर बैकवर्ड सीट्स के लिए हमने इलेक्टोरेट्स तो नहीं पर हाँ सीट्स को रिजर्व करने की बात कही थी गांधी जी ने बी आर अंबेडकर से। तो वही बात हो रही है। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड एंड 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड बाय द वुमेन्स। पूछा जाता है कि लोकल लेवल पे वुमेन्स के लिए कितनी सीट्स को रिजर्व किया गया है? तो 1/3 या फिर इसी को कहें तो 33% सीट्स को रिजर्व किया जाता है। फिर मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना होगा? कुछ पावर और रेवेन्यू का मतलब है पैसा, कुछ पावर और पैसा को क्या करना होगा? लोकल गवर्नमेंट को भी देना होगा। तो भाई यही तो है डिसेंट्रलाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइजेशन में रूल्स बन के आए कि क्या क्या आपको करना होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से कि डिसेंट्रलाइजेशन में आपको क्या क्या करना है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा अलग ही समझ लेते हैं दोबारा, तो ज्यादा समझ में आएगा। हम बात कर रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन की, और डिसेंट्रलाइजेशन को मैंने कहा डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को लेकर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मतलब अब कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट के पास होगी और स्टेट की कुछ पावर आपकी लोकल गवर्नमेंट के पास होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये लोकल एरियाज के बारे में अंडरस्टैंडिंग इनकी अच्छी होती है, मतलब उनके बारे में इनकी जानकारी अच्छी होती है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का रूल कब आया? तो ये आता है आपका 1992 में। ये डिसेंट्रलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन जब इंट्रोड्यूस किया गया, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो हमने कहा कौन करेगा? तो कौन इलेक्शन कराएगा? तो भैया इलेक्शन कराएगा इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशंस के द्वारा इनके इलेक्शंस कराए जाएंगे लोकल लेवल पे, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में।
उसके बाद सीट्स को रिजर्व किया जाएगा, सीट्स को क्या किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और उसके बाद सीट्स जो हैं वो 33% या 1/3 सीट जो हैं वो वुमेन्स के लिए भी रिजर्व की जाएंगी। उसके बाद और आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को लेकर किसको दे दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की पावर को, पावर और रेवेन्यू, पावर और रेवेन्यू मतलब पावर और पैसा ये किसको दिया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो आज इतना ही, लंबी क्लासें हो गई। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि कैसे फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म होता है तो हमने लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में पढ़ा, और लिंग्विस्टिक स्टेट के अंतर्गत हमने, चलो एक बार यहीं पे लिख के देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले मैंने देखा कि कैसे फेडरलिज्म देखने को मिलता है, और उसी में हमने लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में पढ़ा। लिंग्विस्टिक स्टेट के अंतर्गत हमने लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में पढ़ा, और इसी लैंग्वेज पॉलिसी में हमने एक इंसिडेंट पढ़ा जिसका नाम है तमिलनाडु इंसिडेंट। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो आज पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने क्या क्या जाना कि कब आता है, तो 1992 में भारत में से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हमने देखा कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें म्युनिसिपैलिटीज होगी और ग्राम पंचायत होगी, और जो इनका इलेक्शंस कराएगा वो स्टेट इलेक्शंस कमीशन कराएगा। सीट्स यहाँ पर रिजर्व होंगी, कितनी सीट्स रिजर्व होंगी, तो 33% वुमेन्स के लिए होगी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर सीट्स रिजर्व होंगी। तो बस आज इतना ही। आज की वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, रोज एक एक लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस वीडियो का मतलब बड़ा चैप्टर है और बढ़िया चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैं अभी बाद में भी एक बार कराऊंगा जब आपकी किताब से कराऊंगा। ठीक, तो बस आज इतना ही। आज इतना पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, और सभी को आपके स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल स्वतंत्रता दिवस है, एंजॉय करिए, लड्डू खाइए खूब, ठीक है, एक नहीं 2 पैकेट लेने की कोशिश करिए, और लड्डू खाइए, बिस्कुट खाइए, जो मिले सो खाइए, पर खुशी मनाइए, क्योंकि आप आज़ाद हैं। आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिस पर कोई रूल नहीं कर रहा है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही। गुड नाइट। सभी लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो कोई प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर करिए। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।